जय श्री राम एवरीवन, दिस इज संतोष शर्मा आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आज की हम जो वीडियो बना रहे हैं वो बहुत ही एक खास वीडियो होने वाली है और अब जो मैं सीरीज लेके आ रहा हूँ वो बोर्ड एग्जामिनेशन स्टूडेंट के लिए एक बेस्ट सीरीज होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग का जो फर्स्ट पार्ट है वो देखने वाले हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट वीडियो दैट इज प्रेजेंट ऑन द इंटरनेट। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो मेरा ये आपसे वादा है कि एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा और आपको पूरे चैप्टर की समरी बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो ये पार्ट फर्स्ट होने वाला है और इस पार्ट में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस पार्ट इज टॉपिक नंबर 1, द केस स्टडी ऑफ बेल्जियम, श्रीलंका, मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। ठीक है, ये 3 टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे और बाकी के 3 टॉपिक जो हैं वो हम पार्ट सेकंड में कवर करेंगे। वी विल बी टॉकिंग अबाउट द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। तो एथनिक कंपोजिशन से आप लोग क्या समझते हो? एथनिक कंपोजिशन का मतलब होता है ऑल दो सिटीजन हु हैव अ शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हिस्ट्री, शेयर्ड लैंग्वेज, शेयर्ड कम्युनिटी, शेयर्ड कास्ट, है ना, जिनका कोई भी कॉमन कास्ट, कल्चर, क्रीड, रिलीजन, नेशनलिटी होती है, उसे हम एथनिक कंपोजिशन कहते हैं। सो द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम वाज कि जो हमारा बेल्जियम था ना वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। कौन कौन से 2 पार्ट? पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2। जो पार्ट नंबर 1 है उसे कहा जाता था फ्लेमिश रीजन और वहां पे 59% ऑफ द पॉपुलेशन रिसाइड करती थी जो बात करती थी डच लैंग्वेज में। पार्ट नंबर 2 जो है वो था वलोनिया रीजन और वलोनिया रीजन में 40% ऑफ द पॉपुलेशन रिसाइड करती थी और जिनकी मेन स्पोकन लैंग्वेज थी फ्रेंच लैंग्वेज। ठीक है, बाकी के 1% जो थे वो बॉर्डर्स पे साइड में रहते थे और उनकी भाषा थी जर्मन लैंग्वेज। ठीक है, तो अच्छा सब कुछ चल रहा था, सब कुछ बेहतरीन चल रहा था। तो दिक्कत कहां से आई? दिक्कत आती है फ्लेमिश रीजन में पड़ने वाली कैपिटल जो थी ब्रुसेल्स। द कैपिटल ऑफ बेल्जियम वाज ब्रुसेल्स। तो ब्रुसेल्स में ऐसा क्या हुआ कि इतनी दिक्कत आ गई और यहां पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ। द प्रॉब्लम वाज दैट कि इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स the community that was in the majority in the entire country was in minority। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो पूरे देश में जो लोग मेजोरिटी में थे वो कैपिटल में आके किस में हो जाते हैं? माइनॉरिटी में हो जाते हैं। और जो लोग पूरे देश में माइनॉरिटी में थे वो कैपिटल में आके हो जाते हैं मेजोरिटी। और मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं डच स्पीकर्स की और फ्रेंच स्पीकर्स की। तो ब्रुसेल्स का एथनिक कंपोजिशन पूरे देश के एथनिक कंपोजिशन से थोड़ा सा विभिन्न था, थोड़ा सा डिफरेंशिएटेड था। कि जो एथनिक कंपोजिशन ब्रुसेल्स का था वो था उल्टा। इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स 80% वर फ्रेंच स्पीकर्स एंड 20% वर डच स्पीकर्स। यहीं से प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती हैं और प्रॉब्लम इसलिए स्टार्ट होती हैं क्योंकि जो कम्युनिटी पूरे देश में मेजोरिटी में है वो कम्युनिटी कैपिटल में आके हो जाती है माइनॉरिटी में। सिर्फ इतनी ही बात नहीं थी कॉन्फ्लिक्ट की, देयर वाज अनदर पॉइंट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। वो क्या था कि रादर बीइंग इन माइनॉरिटी, फ्रेंच कम्युनिटी जो थी भले वो माइनॉरिटी में थी बट दे हैव गॉट द अपॉर्चुनिटीज मच अर्लियर। कैसी अपॉर्चुनिटी? अपॉर्चुनिटी टू स्टडी, अपॉर्चुनिटी टू वर्क, अपॉर्चुनिटी टू एस्टेब्लिश देयर नेम, वेल्थ एंड ब्रांड। कहने का तात्पर्य यह है कि भले ही फ्रेंच स्पीकर्स जो है वो माइनॉरिटी में थे लेकिन वो लोग उन लोगों को बहुत जल्दी क्या मिल गई थी? अपॉर्चुनिटीज मिल गई थी। किस चीज की? टू स्टडी। बहुत जल्दी उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, पढ़ा लिखा, जॉब्स किए, बिजनेसेस किए, जिससे क्या हुआ? जिससे कि वो डच स्पीकर से बहुत ज्यादा क्या हो गए? एडुकेटेड, वेल्दी, रिच और एलीट। और ये जो डिफरेंस था किस किस के बीच में? फ्रेंच स्पीकर्स के बीच में और डच स्पीकर्स के बीच में, दिस कीप्स ऑन वाइडनिंग डे बाय डे एंड ओवर द इयर्स। ये जो गैप था ये बढ़ता गया। यहीं से शुरुआत होती है किस चीज की? कॉन्फ्लिक्ट की, दिक्कतों की। किस किस के बीच में? फ्रेंच स्पीकर्स के बीच में और डच स्पीकर्स के बीच में।
ध्यान रखना, अब हम इस केस को पॉज कर रहे हैं यहाँ पे, बेल्जियम के केस को आप ध्यान रखना कि व्हाट वाज द, ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट वाज द कॉजेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द डच स्पीकर्स एंड द फ्रेंच स्पीकर्स। तो आप उत्तर में क्या लिखेंगे कि द फ्रेंच स्पीकर्स हैव गॉट द एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज मच अर्लियर एज कंपेयर टू डच स्पीकर्स एंड दे वर मोर रिचर, दे वर मोर एलीट, they were more wealthier as compared to the Dutch speakers. Because of these reasons, a conflict arose between the Dutch speakers and the French speaker. Now we are pausing this case. इस केस को यही पॉज करते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है द केस ऑफ श्रीलंका। तो अब बात करते हैं हम एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका की। तो श्रीलंका की बात करने से पहले हम देख लेते, जब भी आप इंडिया का मैप लेने जाएंगे तो आपको श्रीलंका का मैप फ्री में मिलेगा। श्रीलंका इज सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, और इंडिया और श्रीलंका को अलग जो करता है वो है पाक स्ट्रेट। ठीक है, तो श्रीलंका की बात करूं तो श्रीलंका हैव गॉट इट्स इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1948। हमसे एक साल बाद श्रीलंका को अपनी आजादी मिली। अब बात करते हैं एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका की। श्रीलंका में किस तरीके का समुदाय, किस तरीके की एथनिक कॉम्पोजिशन था। तो श्रीलंका की जब हम बात करेंगे तो 74% वर द सिन्हाला स्पीकर्स। आउट ऑफ 100% 74% जो थे वो सिन्हाला स्पीकर्स थे, सिन्हाला भाषा में बात करते थे। एंड 18% वर तमिल स्पीकर्स। अब ये जो तमिल स्पीकर्स थे 18%, इसमें भी एक डिवाइडेशन है। वो डिवाइडेशन क्या है कि आउट ऑफ द 18% 13% वर श्रीलंकन तमिल एंड रिमेनिंग 5% वर द इंडियन तमिल्स। 18% में से 13% जो थे वो तो श्रीलंकन तमिल थी, जो श्रीलंका में जिनके फोर फादर्स रहे और वो वहीं पे बड़े हुए, शादी वादी की वही। लेकिन जो 5% थे वो इंडियन तमिल थे। तो इंडियन तमिल श्रीलंका में कैसे है, तो आप एक बार रिकॉल करेंगे कि हम मतलब भारत और श्रीलंका बहुत बड़ा कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स वहां पे खेती करते थे, टी प्लांटेशन करते थे, तो वो मजदूर कहाँ से ले जाते थे, भारत से ले जाते थे। हम वहां रहने लगे, काम करने लगे, शादी वादी कर ली, बच्चे बच्चे कर लिए, और वहीं पे हमने अपना मतलब जो भी वहां पे रह रहे हैं उन्होंने अपना स्टार्ट कर दी फैमिली, तो ये वहीं पे सेटल हो गए। दीज वर द इंडियन तमिल्स। रिमेनिंग 8% वर क्रिश्चियंस और दे वर आइदर तमिल और सिन्हाला स्पीकर्स। ठीक है, और जो सिन्हाला स्पीकर्स थे दे फॉलो बुद्धिज्म रिलीजन और बुद्धिस्ट रिलीजन। रेस्ट द 18% आइदर दे वर हिंदू और मुस्लिम। तो ये तो था हमारा एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका। तो दिक्कत क्या थी, What was the problem? आप खुद देख सकते हैं कि 74% वर द सिन्हाला स्पीकर्स। तो मेजोरिटी में कौन थे, सिन्हाला स्पीकर्स। इतना ही नहीं, मेजोरिटी में होने के कारण दे हैव अडॉप्टेड अ पॉलिसी कॉल्ड मेजोरिटेरियनिज्म। यही है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। तो मैं आपको पहले बता देता हूं बुकिश लैंग्वेज में कि व्हाट इज मेजोरिटेरियनिज्म। मेजोरिटेरियनिज्म इज अ बिलीफ सिस्टम इन विच यू बिलीव दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड रूल द कंट्री इन विच एवर वे इट वांट्स, डिसरिगार्डिंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी। कहने का मतलब है कि जो मेजोरिटी में लोग होते हैं वो अपनी मनमानी चलाना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग देश को गवर्न करना चाहते हैं, देश की पॉलिसीज बनाना चाहते हैं। किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ उनके जो कम्युनिटी वाले लोग हैं उनके लिए। उनको कोई भी मतलब नहीं है कि जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनकी वांट्स क्या हैं, नीड्स क्या हैं। इसी फिनोमिना को कहा जाता है मेजोरिटेरियनिज्म। तो श्रीलंका में मेजोरिटेरियनिज्म कैसे हुआ, तो इसके कुछ स्टेप्स हैं एंड दिस इज आल्सो अ क्वेश्चन। तो पहला जो स्टेप है वो है कि in the year 1956 a step was taken by the Sinhala government. They have officially made Sinhala as the official language. 1956 में सिन्हाला को श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया। दस डिसरिगार्डिंग तमिल। आप सबको पता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज इज द लैंग्वेज इन विच ऑल द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट इज डन। ठीक है, तो 1956 में सिन्हाला लैंग्वेज को श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया। सेकंड पॉइंट, द सिन्हाला स्पीकर्स वर गिवन प्रेफरेंसेस इन गवर्नमेंट जॉब्स, कॉलेजेस एंड अदर टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटीज। जो सिन्हाला स्पीकर्स हैं उनको गवर्नमेंट जॉब्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशंस में और अलग अलग जगह पे बहुत ज्यादा प्रेफरेंसेस दी जाने लगी एज कंपेयर टू द तमिल स्पीकर्स एंड द अदर स्पीकर्स। इनको हर चीज में आगे रखा जाने लगा, इनको फेवर करने लगे कौन, द सिन्हाला गवर्नमेंट। थर्ड पॉइंट, बुद्धिज्म was established as the national religion of Sri Lanka and steps were taken to protect and foster Buddhism.
भैया अब जैसे कि आपको पता है कि भारत का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, बट श्रीलंका में उस समय में क्या किया उन्होंने, बुद्धिज्म को क्या कर दिया, श्रीलंका का नेशनल रिलीजन घोषित कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने कह दिया यू नीड टू प्रैक्टिस, फॉस्टर एंड एडवर्टाइज और पब्लिसाइज द रिलीजन, बुद्धिज्म रिलीजन। और बाकी के जो हिंदू और मुस्लिम थे या क्रिश्चियन थे या अलग अलग धर्म के लोग थे, उनके बारे में कोई भी बात नहीं की गई। Because of these points, and one more point अगर मैं ऐड करूं, last point is that the Sinhala speaker were not sensitive to the Tamil speakers. Sinhala speakers को कोई भी मतलब नहीं था कि सिन्हाला जो तमिल स्पीकर्स हैं वो कैसा फील कर रहे हैं, ना तो उनकी भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज है, ना ही उनका धर्म एक राष्ट्रीय धर्म है, और उनको बहुत ही एक एलिनेशन की, भेदभाव की और एक दूरियों की एक फीलिंग आ रही थी। All these steps created a feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils and the Sinhala speakers or the Sinhala government. Now, what was the step taken by the तमिल स्पीकर्स? तो यार कब तक चुप रहेंगे, जो हमारे तमिल स्पीकर्स हैं वो भी कुछ एक्शन लेंगे, कुछ स्टेप्स लेंगे। एक व्यक्ति को आप एक लिमिट तक ही प्रेशराइज कर सकते हो, दबा सकते हो एक कम्युनिटी को। सो द स्टेप्स दैट वर टेकन बाय द तमिल स्पीकर्स वर, तमिल स्पीकर्स की पहले कुछ डिमांड थी। तमिल स्पीकर्स वांटेड कि तमिल शुड बी वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज। वो ये कह रहे थे कि सिन्हाला ऑफिशियल लैंग्वेज है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट तमिल को भी आप वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस बना दीजिए। दूसरी जो उनकी डिमांड थी कि आप पूरे देश में रहते हो तो हमें एक काम करो, हमें थोड़ी सी रीजनल ऑटोनॉमी दे दो, हमें एक ऐसा एरिया दे दो जहां पे हम हमारे तमिल स्पीकर्स के साथ में खुश होके, आराम से, तसल्ली से, प्यार मोहब्बत के साथ में रह सकें और प्रॉब्लम नहीं आए। First point was that they wanted Tamil to one of the official language, to be one of the official languages. Second, they wanted regional autonomy. ये दो छोटी छोटी डिमांड्स थी उन लोगों की, बट ऑल द डिमांड्स ऑफ द तमिल स्पीकर्स वर डिनाइड बाय द सिन्हाला गवर्नमेंट। साफ साफ सिरे से नकार दिया इनकी डिमांड्स को। तो अब देर है अंधेर नहीं। व्हाट स्टेप्स नाउ दे हैव टेकन? They starting establishing protest against the Sinhala government. They also established political parties. इसे हम पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं कहेंगे, हम इसे कह सकते हैं एक ग्रुप, एक कम्युनिटी दैट द सिन्हाला स्पीकर फॉर्म्ड। वैसी ही एक पार्टी या एक कम्युनिटी का नाम है LTTE। आपने सुना होगा, लिबरल टाइगर ऑफ तमिल ईलम। ठीक है, ये तमिल ईलम का मतलब होता है स्टेट, लिबरल टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। ये इन्होंने एक क्या करी, एक कम्युनिटी बनाई। दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द सिन्हाला स्पीकर्स एंड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सिन्हाला स्पीकर्स एंड द तमिल स्पीकर्स लेड टू द सिविल वॉर। अब सिविल वॉर क्या होती है देखिए, a war which takes place or a conflict which takes place between द टू कम्युनिटीज ऑफ अ कंट्री। एक ही देश के अंदर जब दो ग्रुप्स के बीच में, दो धर्मों के बीच में, दो जातियों के बीच में, दो समुदायों के बीच में लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, और वो झगड़ा बहुत विशाल हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है, एंड इट रिजल्ट इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, ह्यूमन लाइव्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, वेल्थ, हर एक चीज का जिसमें डिस्ट्रक्शन होता है उसे हम कहते हैं सिविल वॉर। ऐसे करके सिविल वॉर हुई, और आप सबको पता है कि मेरा नहीं है डायलॉग, इट इज अ कोट ऑफ दिगराज सर की, वॉर इज डन फॉर पीस बट इट डज नॉट ब्रिंग पीस। वॉर जो है वो पीस के लिए की जाती है, बट कोई सी भी वॉर शांति नहीं लाती है। और इस वॉर के कारण क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी नष्ट हुई, बहुत सारी जानें गई, डैमेजेस हुए, एंड दिस वाज द केस ऑफ श्रीलंका। अब हम इस केस को यहीं पे पॉज करते हैं और हम जाते हैं हमारी मेन स्टोरी में, करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो है एकोमोडेशन इन बेल्जियम। कहा जाता है कि जिंदगी ना बहुत छोटी होती है कि हम पूरी गलती करें, सारी गलती करें और उसके बाद हम सीखें। वी नीड टू लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक। हमें नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द स्टेप्स that was taken by the Belgian government for the accommodation. तो पॉइंट नंबर 1 है कि बिटवीन द ईयर 1970 एंड 1993 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम वाज अमेंडेड 4 टाइम्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स, डिमांड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द वेरियस ग्रुप्स। 1970 और 1993 के बीच में बेल्जियम का संविधान 4 बार अमेंड किया गया। अमेंड का मतलब होता है चेंज करना, संशोधन करना। और जो चेंजेस किए गए वो किसके अकॉर्डिंग किए गए? चेंजेस किए गए वहां पे रहने वाले लोगों के अकॉर्डिंग, डच स्पीकर्स, फ्रेंच स्पीकर्स, जर्मन स्पीकर्स के अकॉर्डिंग, कि भैया ये क्या चाहते हैं, इनकी क्या डिमांड्स हैं,
इनकी क्या वांट्स हैं, इनकी क्या नीड्स हैं। श्रीलंका की तरह नहीं अपना ही अपना चला रहे हैं, दूसरों से मतलब नहीं है। पॉइंट नंबर 1, there the power was shared among the central government and the state government. इतना ही नहीं, द स्टेट गवर्नमेंट वॉज नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड किया गया, विभाजित किया गया। और जो स्टेट गवर्नमेंट थी ना, वो सबॉर्डिनेट नहीं थी। कोई उसको किसी भी चीज में स्टेप लेने के लिए, कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछने की बात नहीं थी, और स्टेट गवर्नमेंट वॉज इंडिपेंडेंट टू टेक देयर डिसीजन। द पावर वॉज शेयर्ड अमंग सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एंड state government was not subordinate to the central government. Point number 3, the number of Dutch speaker minister were equal to the number of French speaker minister in the cabinet in the central government. केंद्र सरकार में जो मंत्री थे, फॉर एग्जांपल अगर 100 मंत्री हैं, तो अगर 100 मंत्री हैं तो 100 कैबिनेट मिनिस्टर्स में से 50 मिनिस्टर्स जो होंगे वो डच स्पीकर्स होंगे, और 50 मिनिस्टर्स जो हैं वो फ्रेंच स्पीकर्स होंगे। ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ, कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल केस। कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स को भूल मत जाना। ब्रुसेल्स में एथनिक कंपोजिशन क्या था कि 80% फ्रेंच स्पीकर्स थे और 20% डच स्पीकर्स थे। तो ब्रुसेल्स में स्पेशल केस ये हुआ, ब्रुसेल्स वालों ने कहा कि चलो अगर पूरे देश में डच स्पीकर्स मेजोरिटी में हैं और ये कैबिनेट में सेंट्रल में हमारे कम्युनिटी के लोगों को बराबर बराबर का दर्जा दे रहे हैं, तो हम भी बड़ा दिल दिखाएंगे और हमारी ब्रुसेल्स में हम क्या करेंगे कि जो नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, फ्रेंच मिनिस्टर्स जो होंगे ना और डच मिनिस्टर बिल्कुल बराबर होंगे। भले ब्रुसेल्स में फ्रेंच स्पीकर्स मेजोरिटी में, लेकिन फिर भी वो जो नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हैं या प्रोपोर्शन ऑफ मिनिस्टर्स है वो इक्वल रहेगा। ठीक है, नंबर ऑफ फ्रेंच मिनिस्टर विल इक्वल टू नंबर ऑफ डच मिनिस्टर इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स। Last point, Brussels presented another type of government, another type of power sharing called the community government. Now, what is community government? A community government is led by the French community, the Dutch community, and the German community. तीनों कम्युनिटी के जो समुदाय के लोग हैं उनको कुछ पावर दी गई। किस किस चीज से रिलेटेड? पावर रिलेटेड टू द एजुकेशन, पावर रिलेटेड टू द कल्चर, पावर रिलेटेड टू द लैंग्वेज, और पावर रिलेटेड टू देयर रिलीजन। कि भैया तुम शिक्षा से लेके, भाषा को लेके, धर्म को लेके, कल्चर को लेके आप अपने अकॉर्डिंग रूल्स और रेगुलेशन बना सकते हैं, एंड गवर्नमेंट इज गिविंग यू ऑटोनॉमी, आपको आजादी दे रही है टू मेक द रूल्स एंड रेगुलेशन। और जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है वो डिफरेंट होगी। जर्मन स्पीकिंग लोगों की अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट, फ्रेंच स्पीकिंग की अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट, और डच स्पीकिंग की अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो ये तो था एकोमोडेशन इन बेल्जियम। आप कह सकते हो द एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम वाज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। इतनी सारी सरकारें हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट, फिर ब्रुसेल्स में अलग। कहते हैं कि हर पेचीदा चीज खराब नहीं होती है। द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट वाज बिट कंफ्यूजिंग, बिट डिफिकल्ट, बट इट वाज वेरी इफेक्टिव। भले ही इतना पेचीदा था, इतना कंफ्यूजिंग था, बट ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव था। और इसका एग्जाम्पल कैसे मिलता है हमको कि देयर वाज एन ऑर्गेनाइजेशन नोन एज द यूरोपियन यूनियन। अच्छा, यूरोपियन यूनियन एक संस्था है जो 27 यूरोप की कंट्रीज का एक समूह है, और जो यूरोपियन यूनियन है उसका उद्देश्य क्या है? फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, भाईचारा बनाए रखे, यूरोप के देशों में आपस में न लड़ें, इसका एक ग्रुप है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेल्जियम के जो एकोमोडेशन है उससे खुश होके दे एस्टेब्लिश्ड देयर हेडक्वार्टर इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स। तो जो यूरोपियन यूनियन था उसने अपना हेडक्वार्टर किसको चुना? ब्रुसेल्स को चुना, बिकॉज द एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम वाज वेरी इफेक्टिव। रादर इट वाज कंफ्यूजिंग, अ बिट डिफिकल्ट, बट इट वाज वेरी इफेक्टिव। हर कंफ्यूजिंग चीज कहीं ना कहीं इफेक्टिव हो ही जाती है। तो ये था हमारा एकोमोडेशन इन बेल्जियम। ठीक है, आगे के जो भी बचे हुए पॉइंट्स है, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल एंड फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, दैट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इन द पार्ट सेकंड। बी अपडेटेड, आप यहीं पे रहें, चैनल पे बने रहें, इसे फॉलो करें। अब मैं जो सीरीज लाने वाला हूं इस चैप्टर, वो सीरीज आपके बोर्ड एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है कि आपका एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से मिस नहीं होगा। और वीडियो के एंड में, सेकंड पार्ट के वीडियो के एंड में मैं आपको इसी चैप्टर के पिछले साल के सारे क्वेश्चंस भी बताऊंगा कि आप
उन्हें सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कोई सजेशन हो वो आप दें बिल्कुल, क्योंकि आई एम जस्ट अ बिगिनर, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आपके सजेशन से आई एम गोइंग टू डू बेटर। और ख्याल रखें अपना, सेहत का ख्याल रखें, विंटर्स हैं तो ये नहीं कि सो ही रहें लेट तक, आप ये मौसम आते जाते रहेंगे, बट ये समय एक बार निकल गया फिर दोबारा नहीं आएगा। तो यही इन्हीं शब्दों के साथ में आई वुड लाइक टू टेक